हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको ज्योग्राफी का चैप्टर 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल मंडल इसके बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि पृथ्वी का जो भूभाग है यानी स्थल मंडल है, वहाँ पे जो भी जगह है वह एक जैसी नहीं है। कहीं पृथ्वी का कुछ भाग ऊंचा है तो कहीं नीचा है, कुछ समतल है। इसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप है। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे, नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। जैसा कि दोस्तों आप भी जानते हैं, कहीं पे पठार है, कहीं पे पर्वत है, कहीं पे एकदम प्लेन मतलब समतल भाग है। दोस्तों आपको ये भी बता देते हैं, पहाड़ी का वह स्थलीय भाग जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी हुई है और 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। और 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों का नाम है, जैसे कि 8848 कल मैंने आपको बताया था माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई इतनी होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये स्थल दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिस मैदान पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति होती रहती है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं उठ जाते हैं और कहीं धंस जाती है। दोस्तों, जो पृथ्वी के अंदर गति होती रहती है उसी के कारण कहीं किसी पृथ्वी का कोई भाग थोड़ा ऊपर उठ जाता है और कहीं कहीं पे वो वही भाग नीचे धंस जाता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए, ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ये देखिए, ये पर्वत है, ये पठार है, ये घाटी है, ये पहाड़ी है, और ये जो भाग है ये मैदान है, और ये जो सब है ये पानी भरा हुआ है, ये समुद्र है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने या टूटने की प्रक्रिया। पृथ्वी की सतह से टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। दोस्तों, जैसे कि पहाड़ है, पहाड़ से जब पानी निकलता है यानी नदियाँ बहती हैं झील, उससे जो टूटे फूटे कण से जो निकलते हैं उसी को हम अपरदन कहते हैं। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीचे हो जाती है। और दोस्तों, ये जब टूटे फूटे हुई चीज़ें जब पृथ्वी पर आती हैं तो वो एक समतल का रूप ले लेती हैं। ठीक है, तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा फिर से निर्माण होता है। ये दोनों प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। हम विभिन्न स्थलों को उनकी ऊंचाई एवं आधार के आधार पर पर्वत, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम इनके बारे में पढ़ेंगे, पर्वत, पठार एवं मैदानों के बारे में। ठीक है, इन्हीं के रूप से ही हमारी जो भूस्थल है, स्थल मंडल है, वो बना हुआ है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे पर्वत के बारे में। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा होता है। देखिए, पर्वत ऐसे बना होता है। ठीक है, जिसका ये शिखर है ये छोटा होता है और आधार ये चौड़ा होता है और आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। जो और इधर ऐसे होगा ये नीचा रहता है और ये काफ़ी ऊंचा होता है। ठीक है, कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। दोस्तों, कल वाले चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ही वहाँ का टेम्परेचर डाउन होने लगता है। अब आगे चलते हैं। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, उन्हें हिमानी कहते हैं। दोस्तों, जैसे पहाड़ होता है वहाँ पर बर्फ़ जो जमा हो जाती, इकट्ठा हो जाती है, उसे ही हिमानी कहा जाता है। और फिर यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप देख नहीं सकते हैं। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। ये देखिए, ये वलित पर्वत है। यहाँ पे दोस्तों रहना संभव नहीं है। कहीं पे ये ऊंचा है, कहीं पे ये ऐसे, ये भूपर्वतीय है, ये ऐसे। ये देखिए, इधर बताया गया ये भूपर्वतीय है और ये वलित पर्वत है। जैसे ये ऊंचाई है, इसको हम वलित पर्वत बोलेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिन्हें श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, अल्पास तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। दोस्तों, एशिया में हिमालय है, यूरोप में अल्पास है और क्या कहते हैं दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत है। ठीक है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं: वलित पर्वत, भ्रासोत्थ पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है। हिमालय का जो अल्पस वलित पर्वत है, जिसकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। भारत की आरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। जो भारत की आरावली श्रृंखला है, यह विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस रही है, यानी वहाँ के छोटे छोटे कण घिस के नीचे पृथ्वी पर समतल रूप ले रहे हैं। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस रही है। उत्तरी अमेरिका के अल्पेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं तथा इनकी ऊंचाई बहुत कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। अब आगे चलते हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भ्रासोत्थ पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड यानी हास्ट तथा नीचे धंसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश यानी ग्रावेन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वॉजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। ये देखिए, जब दोस्तों जो ये पर्वत होता है, ठीक है, जैसे ये पूरा पर्वत था, ये बीच से टूट गया, ये देखिए यहाँ पे समतल, इसको द्रोणिका भ्रंश कहेंगे। और जो ये ऊपर उठा हुआ भाग है, इसको हम उत्खंड भ्रंश कहते हैं। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। पर्वत दोस्तों बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के श्रृंगाकार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पन बिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। दोस्तों, पर्वतों का जो जल होता है उसको सिंचाई के भी काम में आता है और इससे बिजली भी बनाई जाती है। नदी, घाटियाँ तथा वेदिकाएँ कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु पाए जाते हैं और वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। दोस्तों, पर्वत हमारे इंसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी हैं, जिनसे हमारी क्या कहते हैं उपयोग होने वाली बहुत सी चीज़ें हमें मिलती हैं। वहाँ पे दवाइयाँ भी वहाँ पे मिलती हैं, जड़ी बूटियाँ भी होती हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। जो बाहरी लोग आते हैं वो पर्वत को देखने के लिए भी आते हैं। वे पर्वत की यात्रा उनके लिए प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए, ये ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है। ये देखिए, अत्यधिक दाब से मैग्ना का निर्माण। चलिए अब हम पढ़ते हैं पठार के बारे में। ठीक है। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। दोस्तों, जो ये पर्वत होता है, ये पूरा जैसे पर्वत तो ऐसे होता है और ये ऐसे होता है। ठीक है। ये ऐसे, ये चपटा हुआ भाग होता है, ये उठा हुआ नहीं होता, ये चपटा भाग होता है। ठीक है। इसी को हम पठार कहते हैं। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है या आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा उसकी ऊपरी भाग मेज के समान सपटा होता है। किसी पठार के एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई कृपया कुछ 100 मीटर से लेकर कई हज़ार मीटर तक भी हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है और केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस तरह है। ये देखिए, ये पठार है दोस्तों। पठार भी बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि इसमें खनिजों की प्रचुर मात्रा होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं मैदान के बारे में दोस्तों, जिस पे इंसान, जानवर, ये सब लोग रहते हैं, मैदानों में ही रहते हैं। ठीक है। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपरदित
कर देती हैं। वे अपरदित भाग को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती है। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसीलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। दोस्तों, मैदान में ज़्यादा जनसंख्या होती है क्योंकि पर्वतों का जो क्या कहते हैं कि रहना वहाँ बहुत ही कठिन होता है, इसीलिए लोग मैदानों पे ज़्यादा रहते हैं और यहाँ पे बहुत ही आसान है। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इनके प्रमुख उदाहरण हैं। दोस्तों, मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र है। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती करने के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है और उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। और भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। स्थल रूप एवं लोग। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र का जीवन कठिन होता है। मैंने आपको बताया था कि पर्वतों पे जीवन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। मैदानी क्षेत्र का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। ठीक है, मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। ठीक है, कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, तूफान या बाढ़। ये बहुत ही विनाशक होते हैं। ये दोस्तों आकस्मिक घटनाएं होती हैं, मतलब कि ये अचानक से आती हैं। ये कोई बता के नहीं आती कि हाँ, या किसी को पहले से नहीं पता चल जाता है कि ये अभी भूकंप आने वाला है या अभी तूफान आने वाला है या बाढ़। ये आकस्मिक घटनाएं होती हैं। ठीक है, लेकिन इनके बारे में जागरूकता पैदा करके हम आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। ठीक है, और हम कितने तरीक़ों से जल एवं स्थल को प्रयोग में ला सकते हैं ये तो आपको भी पता है। ये देखिए, ये रस्सी से बना हुआ पुल है और ये एक प्रदूषित नदी है। इस पे लोगों ने कूड़ा कचरा डाल के रखा हुआ है। अब हम चलते हैं, क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं। दोस्तों, प्रमुख स्थल रूप मैंने 3 आपको बताए थे, पर्वत, पठार और मैदान। ठीक है, पर्वत एवं पठार में क्या अंतर है। दोस्तों, पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि ये शिखर है, ये छोटा होता है और आधार चौड़ा होता है। ठीक है, और जबकि पठार का जो ऊपरी भाग होता है वो मेज के समान चपटा होता है तथा आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। जैसे पर्वत का उदाहरण है हिमालय पर्वत और पठार का उदाहरण है दक्कन का पठार। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। पर्वतों के विभिन्न 3 प्रकार होते हैं। मैंने आपको बताया था, वलित पर्वत, बृहस्पति पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। मनुष्यों के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी है। मनुष्यों के लिए दोस्तों मैंने आपको बताया था, पर्वत जो पहाड़ होता है वहाँ से जल संग्रहागार होता है। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। पर्वतों के द्वारा दोस्तों हम बिजली को उत्पन्न कर सकते हैं। पर्वतों से दोस्तों हम जल, सिंचाई तथा पीने के लिए पानी का उपयोग कर सकते हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु भी पाए जाते हैं। और दोस्तों, पर्वत जो है वो पर्यटन को भी बढ़ावा देता है, इसीलिए ये मनुष्यों के लिए बहुत ज़्यादा ही उपयोगी है। अब क्या है, मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है। देखिए दोस्तों, नदियों और उनकी सहायक नदियों के द्वारा मैदान बने हुए हैं। जैसे नदियाँ पर्वतों के ढालों से नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपरदित कर देती हैं। मैंने बताया था ना, जब पर्वत से नीचे पानी बहेगा तो अपने साथ छोटे छोटे कणों को लेके नीचे, जब नीचे आएगा ज़मीन पे यानी स्थल पे, तो उससे ही मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, और वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ नीचे की ओर लेके आती हैं, जो अपने साथ ढोए हुए पत्थर जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं तथा इन्हीं निक्षेपणों से ही मैदानों का निर्माण होता है। और नेक्स्ट क्या है, नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं, क्यों।
दोस्तों देखिए, मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं, यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना भी बहुत आसान होता है, इसीलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। पर्वतों में जनसंख्या कम होती है, क्यों? दोस्तों ये भी मैंने आपको बताया था कि पर्वतों में जनसंख्या कम क्यों होती है, क्योंकि दोस्तों वहाँ की जो जलवायु होती है वो बहुत ही कठोर होती है। पर्वतीय क्षेत्र में बहुत कम लोग निवास करते हैं, क्योंकि पर्वतों का जो धरातल है वो खड़ी ढाल वाला होता है तथा यहाँ की जो भूमि है वो भी कृषि योग्य नहीं होती है। चलिए अब हम सही गलत कर लेते हैं। पर्वतीय पठारों से भिन्न होते हैं, पर्वतीय पठारों से भिन्न होते हैं ऊंचाई, दूसरा है ढाल या अभिमुखता। ऊंचाई में भिन्न होते हैं। हिमानी कहाँ पाई जाती है? पर्वतों में, मैदानों में, पठारों में। पर्वतों में पाई जाती है। दक्कन पठार कहाँ स्थित है? दक्कन का पठार भारत में स्थित है। यांगत्से नदी कहाँ बहती है? यांगत्से नदी मैंने बताया था ना, चीन में। यूरोप की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला कौन सी है? यूरोप की अल्प्स, ये प्रमुख एक पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, अब हम चलते हैं, खाली स्थान भर लेते हैं। समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्रों को मैदान कहा जाता है। क्या कहते हैं? हिमालय एवं अल्प्स किन पर्वतों के उदाहरण हैं? युवा वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता होती है। पठारों में खनिज पाया जाता है। ठीक है, और पर्वतों का एक क्रम, यानी कि पर्वतों का एक क्रम क्या कहलाता है? श्रृंखला कहलाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है? क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र है। कौन सा? मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही है, और फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर लाऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।